वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 16 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे और प्रकरण प्रकरण जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर राइट हैंड साइड पे हम कक्षा डालेंगे, चक्र डालेंगे और अवधि डालेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी लेसन प्लान में सेम होता है और ये कॉलेज की साइड से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार पुष्यभूति वंश ने समाज का दृष्टिकोण बदला। तो यहाँ पे जो भी हमारा टॉपिक होगा वो लिखेंगे, अगर कोई और टॉपिक है तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। ये भी सेम ही होता है, बस हमें अपना टॉपिक यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उनको लिखते हैं, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, मार्कर। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होगा और किसी किसी कॉलेज में 5 बनवाए जाते हैं या 4, हमारे में 3 बनवाए गए थे, तो यहाँ पे 3 है। जैसे हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है, कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है, तो बच्चे उत्तर देंगे कुतुब मीनार के मैदान में मेहरौली स्तंभ है। फिर दूसरा है मेहरौली स्तंभ किस काल में बना, तो बच्चे उत्तर देंगे मेहरौली स्तंभ गुप्त काल में बना। अब गुप्त काल से ही थर्ड क्वेश्चन है, गुप्त काल के बाद कौन सा काल आता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि गुप्त काल के बाद पुष्यभूति वंश का विकास हुआ। आज हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे हिस्ट्री में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं। तो ये पहला टीचिंग पॉइंट है पुष्यभूति वंश। इसमें हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे कि हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, तो बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद दूसरा है पुष्यभूति वंश के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये बच्चे अनक्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर वर्तमान अंबाला जिला थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हुणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज पे हम 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो हमने जो पहला क्वेश्चन पूछा था बच्चों से उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे सामने, और दूसरे का लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आएगा हमारा शिक्षण विधि। इसमें हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं वो दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ हर्षवर्धन की पिक्चर लगाई है, तो हम यहाँ इस तरह मिनिएचर के तौर पे यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य हमने लिखा है कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हर्षवर्धन। तो हमने यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा कौन था, तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा है हर्षवर्धन के विषय में और क्या जानते हैं, तो बच्चे अनक्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे हर्षवर्धन तथा राज्यवर्धन व राजश्री तीनों प्रभाकर वर्धन की संतानें थी। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शासन काल में आया। ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेम, जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वैसे ही हम 4 कॉलम बनाएंगे और पहले का आंसर लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे में अस्पष्ट उत्तर वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसको लिखेंगे। उसके बाद विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे दूसरे टीचिंग में यूज़ करा है बाणभट्ट की पिक्चर, तो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट है वर्धन काल। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन बनाया है कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की।
बच्चे उत्तर देंगे। फिर दूसरा है वर्धन काल किसे कहते हैं, तो ये अस्पष्ट उत्तर होगा, तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक थे। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों, प्रांतों, विषयों, जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे, अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। हर्ष ने सभी धर्म के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व ह्वेनसांग को दान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेम, जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वही बनाएंगे। और पहले का आंसर यहाँ लिखेंगे हर्षचरित, दूसरे में अस्पष्ट उत्तर वो लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद विधि आएगी हमारी प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे ह्वेनसांग की पिक्चर लगाई है, ठीक है, तो इस तरीके से वो दिखाएंगे हम। फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हमने लिखा है कि संपूर्ण साम्राज्य को भुक्तियों व ग्रामों में विभाजित किया था। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 4th टीचिंग पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें पहला क्वेश्चन है हर्षवर्धन कैसा शासक था, बच्चे उत्तर देंगे। फिर दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो ये अस्पष्ट उत्तर होगा। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। ह्वेनसांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण का कार्य भी किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हमारा 4th टीचिंग पॉइंट खत्म होगा और हम यहाँ पे सेम 4 कॉलम बनाएंगे। पहले का उत्तर देंगे यहाँ पे प्रजापालक व उदार, दूसरे में अस्पष्ट उत्तर वो लिखेंगे और फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको लिखेंगे। विधि में आएगा हमारा प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने शामपट की सहायता से समझाया है तो वो लिखेंगे। शामपट कार्य में हमने लिखा है कि व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प व उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं बच्चों को, उन्हीं से ही एक एक करके हम बोधात्मक प्रश्न भी बनाते हैं। तो हमने पहले से लिया है पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी। दूसरा है हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था। हर्षवर्धन के शासन में अपराधियों के साथ क्या किया जाता था। नालंदा का विश्वविद्यालय कहाँ था। अब आएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम दिनांक, विषय और प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे और राइट में कक्षा चक्र और अवधि डालेंगे। उसके बाद लाएंगे पुष्यभूति वंश लिख के इस तरीके से हम अपने आंसर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। दूसरा है हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। थर्ड है अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। फोर्थ है नालंदा का विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हमने लिखा है यहाँ पे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइट रॉन्ग लिया है, आप रिक्त स्थान भी लिख सकते हैं या फिर मिलान। तो हमने यहाँ पे जो भी 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से ही यहाँ पे 4 पुनरावृत्ति प्रश्न भी बनाए हैं। इसके बाद आएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, लिखकर याद करें। तो यहाँ पे हमारा होमवर्क देने के बाद एक लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी इस वीडियो से आपको अगर अपना लेसन प्लान बनाने में मदद मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।